नमस्कार, मैं मिलन भड़के। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो दूसरे ही दिन यानी 25 फरवरी को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति पर क्या की रिपोर्ट पेश की। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने रिपोर्ट को रोककर संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कैग रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या रिपोर्ट केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बनेगी और इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, जानेंगे आज के एपिसोड में। 25 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आप सरकार के खिलाफ विधानसभा में 208 पेज का कैग की रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में 2017 से 2021 तक दिल्ली की शराब पॉलिसी से हुए नुकसान का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में 2017 से 2022 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई। 2021-22 की दिल्ली की आबकारी नीति भी समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तब के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। आप सरकार की शराब नीति कमजोर थी और शराब के लाइसेंस देने की प्रक्रिया में गड़बड़ हुई थी। कैग रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें पॉइंट में समझते हैं। पहला है, शराब बनाने वाली कंपनियों और रिटेल सेलर को, दुकानदारों को भी थोक बिक्री के लिए लाइसेंस, जबकि 2010 के दिल्ली एक्साइज रूल के तहत शराब बनाने वाले या रिटेलर को थोक बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिए जा सकते। दूसरा है, नई शराब नीति के तहत शराब विक्रेताओं को प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़कर 12% हो गया। सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि लाइसेंस की फीस बढ़ने और शराब की क्वालिटी चेकिंग पर खर्च के चलते ऐसा हुआ है। क्वालिटी चेकिंग के लिए शराब के हर वेयर हाउस में सरकार द्वारा अप्रूव लैब बनाई जानी थी, लेकिन ऐसा कोई लैब नहीं बनी। तीसरा है, नियम के मुताबिक पिछले 10 सालों में 150 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से टर्नओवर वाले शराब दुकानदारों को ही लाइसेंस दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत कम या जीरो कमाई वाले को भी लाइसेंस दिए गए। चौथा है, पुरानी शराब नीति के तहत एक व्यक्ति 2 ही दुकानें खोल सकता था। नई नीति में ये लिमिट बढ़कर 54 कर दी गई। इस तरह कुल 849 शराब की दुकानों के लाइसेंस सिर्फ 22 लोगों को दिए गए हैं। पांचवा है, शराब बनाने वाली कंपनी को सिर्फ एक थोक विक्रेता के साथ टाइप करने की इजाजत थी, लेकिन सरकार ने कुल 367 कंपनियों में से कई को एक से ज्यादा थोक विक्रेताओं से टाइप करने की अनुमति दे दी। इससे 3 थोक विक्रेताओं इंडो स्पिरिट महादेव लीकर्स और ब्रिड्रिको को कुल शराब का 71% सप्लाई कंट्रोल दे दिया गया। इससे शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और कस्टमर के पास सस्ती शराब खरीदने के ऑप्शन कम हो गए। छठवां है, एक्साइज डिपार्टमेंट में आबादी वाले इलाकों में भी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। एमसीडी ने 2022 की शुरुआत में 4 अवैध शराब दुकानों को सील कर दिया। सातवां है, एक्साइज डिपार्टमेंट में L1 यानी थोक लाइसेंस धारक कंपनियों को शराब की मनमानी कीमत तय करने की छूट दे दी। इससे शराब की कीमतों में हेरफेर हुआ। आठवां है, दिल्ली सरकार ने शराब की क्वालिटी चेक किए बिना ही लाइसेंस दे दिए। कई टेस्ट NABL अप्रूव लैब से नहीं हुए थे। इससे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS और FSSAI की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। 51% विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो बहुत पुरानी थी या तो थी ही नहीं। शराब में हानिकारक भारी धातुओं और मिथाइल अल्कोहल जैसे हानिकारक केमिकल की जांच भी ठीक से नहीं हुई है। नौवां है, एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी EIB ने शराब की तस्करी रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। जब तक की गई शराब 65% देशी शराब थी। इसके बावजूद नकली शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। 10वां है, नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले एक्साइज एडेसिव लेबल्स यानी होलोग्राफ उचित तरीके से नहीं लगाए गए। इससे शराब की सप्लाई चेन में फ्रॉड बढ़ने लगा। कैग रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन आप सरकार ने नई शराब नीति से जुड़े बड़े फैसलों पर अपनी मर्जी चलाई थी। इस फैसलों में उप राज्यपाल की सलाह नहीं ली गई। 4 बड़ी वजहों से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधित इलाकों में दुकान खोलने की इजाजत सही समय पर नहीं दी गई। इससे 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदारों के लाइसेंस सरेंडर करने के लिए मजबूर सरकार दोबारा टेंडर जारी करने में असफल रही। इसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
कोरोना महामारी के समय यानी 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक ठेकेदारों को नियम के खिलाफ जाकर छूट दे दी गई। इससे 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूला, इसमें 27 करोड़ का घाटा हुआ। नई शराब नीति के अलावा तत्कालीन आप सरकार के खिलाफ 13 अन्य कैग रिपोर्ट आना बाकी है। पहला है 2020-2021 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा है 2020-2021 की रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल जनरल सेक्टर की PSU रिपोर्ट। तीसरा है 2020-2021 की दिल्ली में वाहनों से होने वाली वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए और शांति के लिए परफॉर्मेंस की ऑडिट रिपोर्ट। चौथा है 2020-2021 की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। पांचवा है 2021-2022 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट। छठा है 2021-2022 की फाइनेंस अकाउंट रिपोर्ट। छठा है 2021-2022 की एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिपोर्ट। सातवां है 2022-2023 की फाइनेंस अकाउंट रिपोर्ट। आठवां है 2022-2023 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट। नौवां है 2022-2023 की एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिपोर्ट। 10वां है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाएं के मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। 11वां है दिल्ली परिवहन निगम की वर्किंग कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट। 12वां है दिल्ली परिवहन निगम की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। आपकी कोई विचारधारा नहीं है, वो दिल्ली की जनता को काम करके दिखाने का वादा करके सत्ता में आई थी। अब आपकी हार के बाद बीजेपी अपनी जीत को पूरी तरह स्थापित करना चाहती है। अभी भी आपके पास दिल्ली में 42% वोट है। बीजेपी जानती है कि आपसे ही उसकी टक्कर है, इसलिए बीजेपी पूरी तरह उसे खत्म करना चाहती है। अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली में मेयर का चुनाव है। इससे पहले ही आपके कई पार्षद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पंजाब में भी बहुत कुछ होने लगा है। भगवंत मान को घेरा जा रहा है। हो सकता है इस क्या की रिपोर्ट आने के बाद आप में कुछ लोग फिर से जेल भेज दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, तब जजों ने रिपोर्ट पेश करने में विफल होने पर केजरीवाल सरकार की आलोचना की थी। अब कैग रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय केजरीवाल सरकार की कथित गड़बड़ियों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो या CBI से कराने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। विराग गुप्ता बताते हैं कि जांच के दौरान केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों और अफसरों के बयान भी दर्ज होंगे। उनके आधार पर चार्जशीट दायर की जा सकती है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल और जिनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, उन्हें अब कैग रिपोर्ट के आधार पर दोबारा गिरफ्तार करना कानूनन उचित नहीं है। लेकिन कैग रिपोर्ट में दर्ज सबूतों के आधार पर मामले में आरोपियों को सजा मिलने की संभावना बढ़ सकती है। संविधान में सरकारी खर्च का लेखा जोखा और उसकी निगरानी के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। इसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस यानी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा कहते हैं। इसके मुखिया भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। इन्हें इंग्लिश में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग कहते हैं। संविधान के आर्टिकल 148 के तहत कैग को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह पद नियुक्त किया गया है और हटाया जा सकता है। आर्टिकल 149, 150 और 151 में कैग के कामों और शक्तियों के बारे में जिक्र है। कैग सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के जरिए संसद या विधानसभा के पटल पर रखती है। इस ऑडिट के जरिए कैग सरकारी विभागों के कामकाज और खर्च की निगरानी करती है। हाँ, कई बार ऐसे मौके आए जब कैग की रिपोर्ट के कारण सरकारें गिर गई, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। कैग रिपोर्ट से कुछ जुड़े किस्से। पहला है सरकारी खर्च पर निजी यात्रा की गुजरात के सीएम केशुभाई की कुर्सी चली गई। सितंबर 2001 में गुजरात को लेकर आई कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल बेवजह ब्रिटेन, अमेरिका, नीदरलैंड और बेल्जियम की यात्रा पर गए थे। 11 जून 1999 को सीएम पटेल ने तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखकर बताया था कि वह निजी खर्चे पर यात्रा करेंगे, लेकिन 17 जून को इसे आधिकारिक यात्रा घोषित करने का अनुरोध किया। इस रिपोर्ट के बाद केशुभाई पटेल की मीडिया टीम ने कैग के रिपोर्ट के खिलाफ एक विज्ञापन निकलवा दिया था कि सीएम निवेश लाने गए थे, लेकिन कैग ने लोगों को गुमराह किया है।
एक साल बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव था। आनंद फानंद में बीजेपी ने नेताओं की बैठक हुई, जिसमें केशुभाई पटेल को हटाने जाने की सहमति बनी। 6 अक्टूबर 2001 को सीएम पटेल के इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के सीएम बने थे। दूसरा है 2G स्पेक्ट्रम मामले में केंद्रीय मंत्री ए राजा जेल गए थे। 2010 में कैग ने टेलीकॉम कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि कंपनियों को नीलामी के बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति के तहत स्पेक्ट्रम दे दिया गया था, जिससे सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नवंबर 2010 में टेलीकॉम मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा और फरवरी 2011 में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ए राजा को करीब 15 महीने के बाद जमानत मिली थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यकाल में दिए गए सभी टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। हालांकि दिसंबर 2017 में पटियाला हाउस कोर्ट ने इस कथित घोटाले के मामले में ए राजा समेत सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। तीसरा है केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाया था। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि रिपोर्ट में 90 करोड़ रुपए के स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है। सीएम बनने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच को शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। 2013-2015 के बीच हुए दिल्ली के दोनों विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कैग रिपोर्ट को 370 पन्नों का सबूत बताया और कहा कि यह शीला दीक्षित सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। नमस्कार, मैं मिलन बड़की।